हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तलाक के मुकदमे की स्टेजेस क्या क्या होती हैं और हर स्टेज में कितना समय लगता है। एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी क्या है कोर्ट कितना समय लगती है तलाक के मुकदमे को डिसाइड करने में, आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मिल सकते हैं। फ़ोन पर बात करनी है, किसी मुद्दे का सोल्यूशन चाहिए तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, तलाक का मुकदमा क्या होता है। मुकदमे बेसिकली दो तरीके के होते हैं। देखिए, एक सिविल नेचर के मुकदमे होते हैं, क्रिमिनल नेचर के मुकदमे होते हैं। तलाक का मुकदमा जो होता है प्योरली वो सिविल नेचर का होता है, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं तलाक की नोटिस आए तो। दूसरी चीज़ क्या हो गई, डाइवोर्स केस कहाँ पर दाखिल किया जाएगा, फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। जहाँ पर फैमिली कोर्ट नहीं है, कई कई राज्य ऐसे हैं, कई कई जगह ऐसी जहाँ पर फैमिली कोर्ट नहीं है, वहाँ पर वहाँ के सिविल न्यायालय को दाखिल करने का अधिकार है, जिसको क्षेत्राधिकार दिया गया होगा वहाँ के सिविल न्यायालय में आप दाखिल कर दोगे। बाकी मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट्स अवेलेबल हैं इस समय इंडिया में। अब तलाक दाखिल कैसे किया जाएगा, तलाक आप तो अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स चाहिए तो सेक्शन 13 में जाते हो आप, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, और आपको अगर जो है म्यूचुअल डाइवोर्स चाहिए तो आप 13B में जाते हो, ठीक है। अब कौन कर सकता है, जी हाँ, पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये आपको पता होगा, आप कहोगे कितना मूर्ख आदमी ऐसी बातें कर रहा है, कौन कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, चाहे कंटेस्टेड हो चाहे म्यूचुअल हो, ठीक है। अब मान लीजिए कोर्ट में आपने केस दाखिल करा, तलाक का केस, आपने अपनी पिटीशन ड्राफ्ट करी, उसको पिटीशन को मूव करा, कोर्ट में आपकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। पिटीशन एक्सेप्टेंस के बाद आपने उस चीज़ को कोर्ट में रखा, ऑनरेबल कोर्ट में उस चीज़ को रखा, पिटीशन गई आपकी, जो है अपोजिट पार्टी को, चाहे पत्नी हो या पति हो, उसको नोटिस सर्व होगी। नोटिस सर्व होने पर लगभग 1 महीने की डेट, 1-1.5 महीने की डेट कोर्ट जनरली लगा के देती है। तो यहाँ पर तलाक दाखिल होने के बाद जो नोटिस सर्व होगी उसका पीरियड लगभग 1-1.5 महीने का होगा कि अपोजिट पार्टी को ये नोटिस रिसीव करके कोर्ट में आना है, ठीक। एक और जो नोटिस जाने का प्रोविज़न है वो कोर्ट भेजती है, चाहे पुलिस के माध्यम से भेज दे चाहे बाय पोस्ट के माध्यम से भेज दे, ठीक है। अब नोटिस गई, 1-1.5 महीने का समय बीत गया। अब मान लीजिए अपोजिट पार्टी अगर आ जाती है, डायरेक्ट पहली डेट पे आ जाती है अगर अपोजिट पार्टी, तो इसमें क्या करना होगा, जब अपोजिट पार्टी पहली डेट पर आ जाती है तो आपको कुछ नहीं, सीधे सीधे दोनों पार्टी उसको सुन के आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी पहली डेट पर नहीं आई, 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट उसने निकाल दी, तो ऐसी कंडीशन में लगातार वो डेट्स पे नहीं अपीयर हो रही, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करोगे कि आप देखिए इस तरीके से नहीं चल पाएगा, आप इसको पेपर में निकलवाइए, गजट कराइए, डेली न्यूज़पेपर में निकलवाइए, तब ये डेली न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाएगा। फिर डेली न्यूज़पेपर में निकालने के बाद भी अगर बंदा नहीं आता है तो इससे क्लेरिफाई हो जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर ये इनको सूचना हो चुकी है, जानबूझ के नहीं आ रहे हैं। जब जानबूझ के नहीं आ रहे तो कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टे आपके फेवर में डाइवोर्स कर देगी और डिग्री आपके पक्ष में हो जाएगी। तो फिर भी अगर 3-4 सेटिंग नहीं आई तो 6-8 महीने आपके जीवन के यहाँ पर निकल चुके हैं। अब तक 6-8 महीने बीत चुके हैं, अभी कुछ हुआ नहीं मुकदमे में। अगर डिग्री हो गई, अगर गजट में प्रकाशित करने के बाद, तब तो ठीक है, नहीं तो 6-8 महीने निकल चुके हैं, अभी तक आई नहीं, ठीक। अब पब्लिश कर दिया, मान लो उसके बाद वो आ जाती है। अब अगर पार्टी, दोनों पार्टी नोटिस के बाद हाजिर हो जाती हैं, अब दूसरी पार्टी जैसे आपने जो अपनी पिटीशन बना के दी होगी उसका रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेगी, ठीक है। 6 महीने लगभग निकल गए हैं, ठीक है। इस तरीके करते करते मान लीजिए सब कुछ स्पीडी चला तो 1.5 महीने बाद ही मान के चलो आपका जो है रिटन स्टेटमेंट अपोजिट पार्टी ने दाखिल कर दिया। अपोजिट पार्टी ने जब रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर दिया, उसको कहते हैं जवाब दावा। जो भी आपने अपनी पिटीशन में उसके ऊपर आरोप लगाए हैं उसको वो काउंटर कर रही है, उसका जवाब दाखिल कर रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, वादी चाहेगा तो है रिप्लिकेशन देगा उस चीज़ का, जो उसने जवाब दावा दिया है उसका जवाब देगा, किसमें क्या सही है क्या गलत है, काउंटर करना चाहेगा तो सब चीज़ें करेगा, नहीं चाहेगा तो फिर आगे मैटर बढ़ जाएगा। आगे मैटर किस चीज़ पे आ जाएगा, स्टेज अगली आ जाएगी, वाद बिंदु जब आएगा, यानी कि इश्यूज़ की बात जब आने लगी तो फिर कोर्ट जो है दोनों पार्टीज से इश्यूज़ मांगेगी, या कोर्ट खुद ही इश्यूज़ फ्रेम कर सकती है, उन इश्यूज़ को डिसाइड कर लेगी कि हम इन इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये टाइम निकल गया, यहाँ पर भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का टाइम निकल गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा दोनों पक्षों की जो गवाही की स्टेज आने लगेगी। इसके बाद वादी की स्टेज आएगी, वादी के गवाही की स्टेज। वादी मतलब
वादी जिसने मतलब जो है केस कर रखा हुआ है, जैसे पति ने केस कर रखा हुआ है तो पति के यहाँ पर गवाही होगी, ठीक है। गवाही पति चाहे तो रिटर्न में भी दे सकता है, ओरल में भी दे सकता है। गवाही देने के बाद दूसरा पक्ष क्या करेगा, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, उनसे क्वेश्चंस पूछेगा, वो उसके जवाब देंगे। अब इस जो गवाही होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेंटिव विटनेस। प्रोसिक्यूशन विटनेस जिसको हम लोग उधर कहते हैं, प्लेंटिव विटनेस कहा जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ये और जितने गवाह होंगे उनकी गवाही होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जितने विटनेसेस में लगाए गए होंगे। 8-9 महीने इसमें भी निकल गए, 6 महीने, कम से कम 3 महीने तो निकल ही गए, ठीक है। उसके बाद दूसरे पक्ष का आएगा, जब प्लेंटिफ की सब कुछ हो गई, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, डिफेंडेंट की आ जाती है। डिफेंडेंट की इसी तरीके से गवाही होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उनके एविडेंसेस वगैरह लिए जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इसको क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट विटनेस बोलेंगे। ये स्टेज पूरी हो गई। अब ये स्टेज पूरी हो गई, दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो गई। इसके बाद बहस होगी। बहस की डेट कोर्ट डिसाइड करेगा, इस दिन बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट सुनेगी, फिर जजमेंट की एक डेट दे देगी। 1-1.5 महीने 2 महीने बाद की जबकि भी देना चाहे कोर्ट दे देगी। 2 महीने की मान लीजिए डेट लगा दी, 1.5 महीने की डेट कोर्ट ने लगा दी। उसके बाद जजमेंट की डेट होगी। जजमेंट में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, दोनों पक्षों की बहस को कंसिडर करेगी, एविडेंस को कंसिडर करेगी, क्रॉस को कंसिडर करेगी। सारे के सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करने के बाद जो कोर्ट को लगेगा कि हाँ हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है कि वादी का पक्ष सही है तो कोर्ट जो है उसको डाइवोर्स की डिग्री दे देगी। अगर नहीं लगता है तो डाइवोर्स खारिज हो जाएगा उसका। फिर वादी के पास फर्दर ऑप्शन होगा कि वो हाई कोर्ट चला जाए और हाई कोर्ट में रिलीफ ले। अगर हाई कोर्ट से नहीं रिलीफ मिलती तो ऊपर की कोर्ट और है। इस तरीके से ये पूरे इस प्रोसेस में लगभग 2.5-3 साल का समय मोटा मोटा लग जाता है। लेकिन एक प्रोविज़न है लॉ का 21B सब क्लॉज 2 HMA का, जिसमें कहा गया है कि फैमिली मैटर्स को जल्दी से जल्दी निपटाया गया। उस जल्दी से जल्दी को भी एक्सप्लेन किया गया है 6 महीने। तो 21B सब क्लॉज 2 की एप्लीकेशन अगर आप मूव कर दें तो आपका केस जल्दी से जल्दी निपट जाएगा और हैरेसमेंट से दोनों पार्टी बच जाएंगे। मेरा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लोगों को यही है, अगर आप दोनों की बन नहीं रही है तो कोशिश करिए म्यूचुअल डाइवोर्स लेके एक दूसरे को आज़ाद कर दीजिए और एक दूसरे को मुक्ति दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं एक दूसरे को झिलाने का। आई होप ये जानकारी आपको समझ आई है, पसंद आई है। अगर ऐसा कुछ है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर डेफिनेटली फॉलो करना और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करना। कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के बात करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।